उत्तरोपनिवेशवाद का तात्पर्य केवल भौगोलिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी समाज पर बने रहने वाले औपनिवेशिक प्रभावों के सूक्ष्म विश्लेषण से है। इसका मुख्य लक्ष्य पश्चिमी ज्ञान और सभ्यता की उस श्रेष्ठता को चुनौती देना है जिसे औपनिवेशिक दौर में सार्वभौमिक सत्य के रूप में थोपा गया था। यह विचारधारा उपनिवेशित देशों की खोई हुई पहचान, उनकी दमित संस्कृति और इतिहास को फिर से खोजने और उसे सम्मान दिलाने का एक सशक्त प्रयास है। इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली विचारक एडवर्ड सैड हैं, जिन्होंने अपनी युग प्रवर्तक पुस्तक ओरिएंटलिज्म 1978 में प्राच्यवाद की अवधारणा दी। सईद का तर्क है कि पश्चिम ने पूर्व ओरिएंट को हमेशा अतार्किक, बर्बर और रहस्यमय के रूप में चित्रित किया ताकि वह स्वयं को तार्किक, सभ्य और आधुनिक सिद्ध कर सके। इस नकारात्मक चित्रण ने पूर्व के बारे में ऐसी मानसिक धारणाएं बनाईं जिनका उपयोग औपनिवेशिक शासन को नैतिक रूप से सही ठहराने के लिए किया गया। होमी भाभा ने पहचान की जटिलता को समझाने के लिए संकरता, हाइब्रिडिटी और मिमिक्री के सिद्धांतों का विकास किया। उनके अनुसार उपनिवेशवाद ने शासक और शासित की संस्कृतियों का एक ऐसा मिश्रण पैदा किया है जहां कोई भी पहचान शुद्ध नहीं रह गई है। मिमिक्री का अर्थ है पश्चिम की वह अधूरी नकल जो उपनिवेशित व्यक्ति अनजाने में करता है, लेकिन यही नकल कभी कभी औपनिवेशिक सत्ता का उपहास उड़ाने और उसे चुनौती देने का माध्यम भी बन जाती है। नारीवादी और उत्तरौपनिवेशिक विचारक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने सबल्टर्न यानी हाशिए के व्यक्ति की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। उनका सुप्रसिद्ध प्रश्न है, क्या सबल्टर्न बोल सकता है? कैन द सबल्टर्न स्पीक? उनका तर्क है कि पश्चिमी ज्ञान तंत्र और यहाँ तक कि पुरुष प्रधान इतिहास में भी गरीब, दलित और शोषित महिलाओं की आवाज़ को पूरी तरह दबा दिया गया है। वे मानती हैं कि इन वर्गों के पास अपनी बात कहने के लिए अपनी कोई स्वतंत्र भाषा या मंच नहीं बचा है। निष्कर्षतः उत्तरोपनिवेशवाद वास्तव में मानसिक व्योपनिवेशीकरण, डेकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड की एक लंबी प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक आज़ादी भी उतनी ही अनिवार्य है। यह एक ऐसी बहुसांस्कृतिक और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की वकालत करता है जहां हर संस्कृति। उत्तरोपनिवेशवाद का एक मुख्य आयाम केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मुक्ति है। इसका अर्थ है मानसिक गुलामी से पूर्ण व्युपनिवेशीकरण, डेकोलोनाइजेशन। इसके तहत इतिहास को शासकों के बजाय उपनिवेशित समाजों के नज़रिए से फिर से लिखा जाता है और उनके गौरवशाली अतीत की खोज की जाती है। साथ ही यह आंदोलन स्थानीय भाषाओं और स्वदेशी ज्ञान तंत्रों के पुनरुद्धार पर बल देता है, जिन्हें औपनिवेशिक काल में पिछड़ा कहकर दबा दिया गया था। महान विचारक फ्रांस फैनन ने अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क्स में उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का गहरा विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि कैसे औपनिवेशिक शासन शासित वर्ग के मन में एक हीनता ग्रंथि, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। इसके परिणामस्वरूप उपनिवेशित व्यक्ति अपनी मूल पहचान से घृणा करने लगता है और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए गोरे शासकों की नकल करने के संकट में फंस जाता है। अपनी दूसरी कालजयी कृति द रेस्ट ऑफ द अर्थ में फैनन ने क्रांतिकारी हिंसा का एक विवादास्पद लेकिन सशक्त तर्क दिया है। उनका मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता स्वयं हिंसा पर टिकी होती है, इसलिए उसे उखाड़ने के लिए हिंसा अनिवार्य है। फैनन के अनुसार यह हिंसा शोषित व्यक्ति के लिए एक प्रकार के मानसिक शुद्धिकरण क्लेंजिंग का कार्य करती है, जो उसे डर से मुक्त कर मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाती है। राजनीतिक धरातल पर हमजा अल्वी ने उत्तरौपनिवेशिक राज्यों के स्वरूप को समझने के लिए अतिविकसित राज्य ओवरडेवलप्ड स्टेट का सिद्धांत दिया। उनका तर्क है कि इन देशों में समाज सिविल सोसाइटी की तुलना में सेना और नौकरशाही जैसे राजकीय अंग अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक काल में ही मजबूत कर दिया गया था। ऐसे राज्यों में शासन सापेक्ष स्वायत्तता का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रभावशाली वर्गों जैसे जमींदार और बुर्जुआ के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। निष्कर्षतः उत्तरोपनिवेशवाद हमें यह समझाता है कि नया संविधान और अपना झंडा पा लेना मात्र प्रतीकात्मक स्वतंत्रता है। सच्ची आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आध्यात्मिक
और मानसिक क्षेत्रों में मौलिकता न आए। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ उस हीन भावना से मुक्त होना है जो हमें अपनी संस्कृति को दूसरों की नज़रों से देखने पर मजबूर करती है। व्युपनिवेशीकरण केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है जिसमें विदेशी शासक देश छोड़कर चले जाते हैं, बल्कि यह मानसिक और संस्थागत गुलामी से पूर्ण मुक्ति की एक लंबी प्रक्रिया है। इसके विपरीत क्वामे नक्रुमाह ने नवोपनिवेशवाद नियोकॉलोनियलिज्म की अवधारणा दी, जिसमें एक देश को औपचारिक आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष आर्थिक नियंत्रण अभी भी पूर्व शासकों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के हाथों में रहता है। इसी परिवेश में सबाल्टर्न अध्ययन का उदय हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य इतिहास को राजाओं और अभिजात वर्ग के बजाय आम जनता, गरीबों और हाशिए के लोगों की नज़र से देखना है। वैश्विक असमानता को समझने के लिए निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी एक सशक्त दृष्टिकोण प्रदान करता है। G. फ्रैंक और समीर अमीन जैसे विचारकों का तर्क है कि विकसित देशों मेट्रोपोलिस की समृद्धि वास्तव में विकासशील देशों सैटेलाइट के शोषण पर टिकी है। इस संरचना में दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, केंद्र कोर, जिसके पास तकनीक और पूंजी है, और परिधि पेरिफेरी, जो केवल कच्चा माल और सस्ता बाजार प्रदान करने तक सीमित है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अल्प विकास अंडर डेवलपमेंट कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से निर्मित एक प्रक्रिया है। इमैनुएल वालस्टीन ने इस विचार को और विस्तार देते हुए विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी प्रस्तुत किया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया: कोर, जो शक्तिशाली और तकनीक प्रधान राष्ट्र हैं; अर्धपरिधि सेमी पेरिफेरी, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील; और परिधि पेरिफेरी, जो केवल संसाधन और श्रम प्रदान करने वाले कमज़ोर राष्ट्र हैं। यह मॉडल दिखाता है कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद एक एकीकृत तंत्र के रूप में कार्य करता है, जहां लाभ का प्रवाह हमेशा शक्तिशाली राष्ट्रों की ओर बना रहता है। उत्तरौपनिवेशिक साहित्य में कुछ ग्रंथ वैचारिक क्रांति का आधार बने हैं। फ्रांच फैनन की द रेस्ट ऑफ द अर्थ ने क्रांतिकारी हिंसा के माध्यम से मानसिक मुक्ति का मार्ग दिखाया, जबकि क्वामे नक्रुमा की नियोकॉलोनियलिज्म ने आर्थिक साम्राज्यवाद के खतरों से आगाह किया। भारत के संदर्भ में रंजीत गुहा की डोमिनेंस विदाउट हेगेमनी ने सबाल्टर्न अध्ययन की नींव रखी, और पार्थ चटर्जी की द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स ने राष्ट्रवाद के भीतर दबे हुए विभिन्न हिस्सों और पहचानों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। व्योपनिवेशीकृत सोच और न्यायपूर्ण आर्थिक वितरण में निहित है, जहां विकास का लाभ केंद्र से निकलकर परिधि के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। नवोपनिवेशवाद की अवधारणा घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा की देन है। उनका तर्क है कि कई राष्ट्रों को झंडा और स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन उनकी वास्तविक नीतियां और अर्थव्यवस्था अभी भी परोक्ष रूप से विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में है। इसे नक्रुमा ने साम्राज्यवाद का अंतिम चरण कहा है। आज के दौर में यह नियंत्रण सेना के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs और IMF व विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक दबाव और ऋण शर्तों के रूप में दिखाई देता है। राजनीतिक नियंत्रण के साथ साथ ज्ञान का उपनिवेशवाद एकेडेमिक कोलोनियलिज्म एक अदृश्य और गहरी समस्या है। इसमें उपनिवेशित समाजों की शैक्षिक पद्धतियाँ और बौद्धिक मानक अभी भी पश्चिमी सिद्धांतों के गुलाम बने रहते हैं। हम अक्सर अपनी स्थानीय समस्याओं को पश्चिमी चश्मे और उनके द्वारा तय किए गए मापदंडों से मापने की भूल करते हैं। इसका सबसे घातक प्रभाव स्वदेशी ज्ञानतंत्र और स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा के रूप में सामने आता है, जिससे एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार होता है जो अपनी ही संस्कृति से कटा हुआ महसूस करता है। इस संकट का समाधान मानसिक व्युपनिवेशीकरण डेकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड में निहित है। इसका प्राथमिक लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण बौद्धिक मुक्ति प्राप्त करना है। यह प्रक्रिया केवल विदेशी शासन को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय भाषाओं का पुनरुद्धार और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में फिर से स्थापित करना शामिल है। यह पश्चिमी श्रेष्ठता के दावों के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिविमर्श काउंटर डिस्कोर्स खड़ा करने की वकालत करता है, ताकि समाज अपनी पहचान पर गर्व कर सके। इन सिद्धांतों को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ आधारभूत सामग्री प्रदान करते हैं। क्वामे नक्रुमा की नियोकॉलोनियलिज्म 1965 ने आर्थिक साम्राज्यवाद को बेनकाब किया।
जबकि फ्रांच फैनन की द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961 ने औपनिवेशिक हिंसा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर किया। जी फ्रैंक ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 के माध्यम से निर्भरता सिद्धांत की नींव रखी, जो बताता है कि कैसे केंद्र का विकास परिधि के शोषण पर आधारित है। इसी वैचारिक कड़ी में वॉल्टर रोडनी की प्रसिद्ध कृति हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका 1972 यह सिद्ध करती है कि अफ्रीका का पिछड़ापन ऐतिहासिक रूप से निर्मित किया गया था। इमैनुएल वालरस्टीन की द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत विश्व व्यवस्था के रूप में देखने का नया नजरिया दिया। वहीं डेविड एप्टर जैसे विचारकों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर यह समझने में मदद की कि कैसे समाज परंपरा से तार्किकता की ओर संक्रमण करते हैं। सांस्कृतिक और विमर्श आधारित विचारकों में एडवर्ड सैड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी कालजयी कृति ओरिएंटलिज्म 1978 के माध्यम से दुनिया को बताया कि कैसे पश्चिम ने पूर्व ओरिएंट को एक अपर अदर के रूप में नकारात्मक और अतार्किक चित्रित किया। सईद का तर्क है कि यह चित्रण केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने उस बौद्धिक धरातल को तैयार किया जिसने औपनिवेशिक शासन को नैतिक रूप से जायज़ ठहराया। उनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म 1993 इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पश्चिमी संस्कृति और साम्राज्यवाद एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसी विमर्श को आगे बढ़ाते हुए होमी भाभा ने नकल, मिमिक्री और संकरता हाइब्रिडिटी जैसी मौलिक अवधारणाएं दीं। भाभा के अनुसार उपनिवेशवाद ने शासक और शासित के बीच एक ऐसी मिश्रित पहचान पैदा की है जहां कोई भी संस्कृति पूरी तरह शुद्ध नहीं रही। वहीं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने अपने प्रसिद्ध लेख कैन द सबाल्टर्न स्पीक 1988 के माध्यम से सबाल्टरन हाशिए के समूह की आवाज़ को वैश्विक पहचान दी। स्पिवक का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में समाज का सबसे निचला तबका अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकता है, या उनकी आवाज़ को हमेशा सत्ता और विद्वानों द्वारा दबा दिया जाता है। आर्थिक और राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में आंद्रे गुंडर फ्रैंक एजी फ्रैंक का अल्प विकास का विकास डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट सिद्धांत क्रांतिकारी माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका 1967 में यह कड़वा सच उजागर किया कि विकासशील देशों की गरीबी कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह विकसित देशों द्वारा किए गए ऐतिहासिक शोषण का परिणाम है। उनके अनुसार केंद्र मेट्रोपोलिस का विकास हमेशा परिधि सैटेलाइट के विनाश और संसाधनों की लूट पर आधारित रहा है। वैश्विक व्यवस्था को समझने का एक और विस्तृत नजरिया इमैनुएल वालरस्टीन ने अपने विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी के जरिए दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में विभाजित किया: केंद्र कोर, जो तकनीक और पूंजी से संपन्न है; परिधि पेरिफेरी, जो कच्चे माल और सस्ते श्रम के स्रोत हैं; और अर्थपरिधि सेमी पेरिफेरी, जो इन दोनों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में समीर अमीन ने यूरोकेंद्रित्वाद यूरोसेंट्रिज्म की कड़ी आलोचना की और बताया कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद ने असमान विकास को जन्म दिया है, जिससे तीसरी दुनिया के देश हमेशा पिछड़े बने रहते हैं।